देखो, चैप्टर 1 हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म फंडामेंटल्स। बेसिक्स हैं ये पार्टनरशिप के। ठीक है, तो कुछ बेसिक टर्म्स के साथ ही हम लोग शुरू करेंगे। सबसे पहले हम लोग शुरुआत कर रहे हैं सोल ट्रेडर्स के साथ। सोल ट्रेडर मतलब एक सिंगल पर्सन काम कर रहा है। अब सिंगल पर्सन अगर काम करेगा तो उसके पास क्या है, कंट्रोल जो करना है बिजनेस को रिगार्डिंग, तो सारे कंट्रोल सारे डिसीजंस वो पर्सन खुद ही अपने आप लेता है। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो और भी कुछ फीचर्स होती हैं जो एक सोल ट्रेडर्स की होती हैं। भाई उसके पास अकेला पर्सन काम कर रहा है तो लिमिटेड पैसा होगा, लिमिटेड टेक्नोलॉजी होगी, लिमिटेड कंट्रोल रहेगा। अकेला पर्सन जितना तक कंट्रोल कर सकता है अपने बिजनेस के अफेयर्स को वो करेगा। तो कुछ प्रॉब्लम्स हैं सोल ट्रेडिंग के साथ कि पैसा लिमिटेड है, टेक्नोलॉजी लिमिटेड है, कंट्रोल लिमिटेड है। इन चीजों को ओवरकम करने के लिए शुरू की गई पार्टनरशिप। जहां पर पार्टनरशिप में वो जो अकेला पर्सन था वो क्या करेगा, दो पर्सन को अपने साथ मिलाकर इकट्ठे बिजनेस करता है। अब इकट्ठे बिजनेस करेंगे तो टू और मोर देन टू पर्सन बिजनेस कर रहे हैं, प्रॉफिट को शेयर करेंगे। ये जो टर्म आप लोग अब बीच में पढ़ना शुरू कर दोगे, शेयर ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट्स को शेयर करेंगे वो पर्सन, बिजनेस होगा बीच में। तो ये जो टर्म्स हैं ये हमारे लिए क्या है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप के अंदर यूज हो जाती है। कैरिड ऑन बाय ऑल ऑफ देम और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो ये जो बिजनेस है इस बिजनेस को कैरी कौन करेगा, जो पार्टनर्स हैं, जो लोग मिलकर काम कर रहे हैं उनमें से कोई एक या सभी मिलकर भी काम कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, अगला पॉइंट अगर हम लोग डिस्कस करें तो जब पार्टनर्स अगर आपस में मिलते हैं तो उससे क्या होगा, कैश बढ़ जाएगा बिजनेस के अंदर। कैश बढ़ने के साथ साथ टेक्नोलॉजी वगैरह भी क्या हो जाएगी, दो तीन पार्टनर्स की मिलकर रह जाएगी। और साथ के साथ अगर हम लोग देखें तो कंट्रोल भी क्या होगा, अब पहले एक पर्सन कंट्रोल कर रहा था और अब क्या होगा, तीन पर्सन आपस में मिलकर कंट्रोल करेंगे। तो इससे बिजनेस के अंदर क्या है, रिस्क का डिस्ट्रीब्यूशन भी हो जाएगा कि अगर कल को बिजनेस में लॉस हो जाता है तो सोल प्रोप्राइटरशिप में अकेला पर्सन सारे लॉस को बियर करेगा। और यहां पर क्या होगा कि सारे पार्टनर्स मिलकर रिस्क को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। यानी कि अगर बिजनेस में लॉस हो जाता है देन लॉस विल बी शेयर्ड बाय ऑल द पार्टनर्स कंबाइंड। कुछ बातें आप लोगों को ध्यान रखनी है कि जब ये रिस्क का डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो इसमें जो माइनर चाइल्ड होता है अगर पार्टनर है तो माइनर चाइल्ड रिस्क के अंदर पार्टिसिपेशन नहीं करता। अगर कोई माइनर चाइल्ड पार्टनर बन जाता है तो माइनर को सिर्फ प्रॉफिट के अंदर पार्टनरशिप दी जाती है। इन केस के अगर फॉर्म में लॉस होता है तो लॉस होने में माइनर को पार्टिसिपेशन नहीं करना होता। Minor can be a partner in a partnership firm, but only for profit, not for loss. तो ये कुछ फीचर्स हैं जो पार्टनरशिप के हैं। इसके बाद इसका नेक्स्ट पॉइंट अगर हम लोग देखें तो अकाउंटिंग व्यू पॉइंट। देखो, दो व्यू पॉइंट होते हैं पार्टनरशिप को लेकर। एक व्यू पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं अकाउंटिंग वाइज, एक व्यू पॉइंट डिस्कस किया जाता है इसके अंदर लीगल व्यू पॉइंट। तो दो व्यू पॉइंट है, एक है अकाउंटिंग व्यू पॉइंट और एक है लीगल व्यू पॉइंट। दोनों में फर्क क्या होता है ध्यान देना। अकाउंटिंग व्यू पॉइंट ये है कि बिजनेस और बिजनेसमैन यानी कि पार्टनर्स, ये दोनों के दोनों दो डिफरेंट आइडेंटिटी माने जाते हैं। अगर हम कोई भी डील बिजनेस के साथ कर रहे हैं तो बिजनेस इज अ सेपरेट यूनिट और पार्टनर्स आर सेपरेट यूनिट। तो हमारा बिजनेस के साथ व्यू पॉइंट होता है, हम लोग जो अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं वो इस बिजनेस के लिए किए जाते हैं ना कि इन पार्टनर्स के लिए। तो हमारा सब्जेक्ट है बिजनेस, ना कि पार्टनर्स। ये हमारा सब्जेक्ट क्योंकि है अकाउंटिंग। लेकिन एक व्यू पॉइंट आता है जिसको हम बोलते हैं लीगल व्यू पॉइंट। लीगल व्यू पॉइंट में ये माना जाता है कि अगर कल को बिजनेस मेरे से क्या करता है, पैसे लेता है। ध्यान दीजिएगा ये टर्म, अगर बिजनेस मेरे से पैसे लेता है और उस पैसे से बिजनेस में क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है, तो मैंने तो अपने पैसे लेने हैं बिजनेस से, तो मैं क्या करूंगा, लीगल व्यू पॉइंट
कोर्ट में केस अगर मैं कर देता हूं ना, तो वो पैसे इन पार्टनर्स को पर्सनली अपनी पॉकेट से पे करने पड़ेंगे। तो ये लीगल व्यू पॉइंट होता है कि अकाउंटिंग वाइज हम पार्टनर और बिजनेस के बीच में एक दीवार को कंसिडर करते हैं, ये एक तरह की वॉल कंसिडर की गई है जो दोनों को सेपरेट कर रही है। लेकिन जैसे हम लीगल व्यू पॉइंट की तरफ जाएं, तो लीगल व्यू पॉइंट का मतलब क्या है कि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों को एक ही कंसिडर किया जाता है, दोनों एक ही हैं। तो लीगल व्यू पॉइंट ये कहता है कि पार्टनरशिप फॉर्म जो होती है वो अपने पार्टनर से अलग नहीं मानी जाएगी। इन केस कल को बैंकरप्सी हो जाती है, बिजनेस दिवालिया हो जाता है, बिजनेस खाली हो जाता है, तो उन पार्टनर्स की प्राइवेट एसेट से भी उन लाइबिलिटीज की पेमेंट की जाए। तो ये हमें पॉइंट सबसे पहले इसके अंदर ध्यान देना है कि प्राइवेट एसेट्स ऑफ ए पार्टनर इज अवेलेबल फॉर द पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी ऑफ द बिजनेस इन केस ऑफ बैंकरप्सी। अगर बिजनेस कल को खत्म हो जाता है, तो पार्टनर की पर्सनल एसेट्स में से भी लाइबिलिटीज को पे किया जाएगा जो बिजनेस की थी। लेकिन ये बात अकाउंट्स नहीं कहता है, ये लीगल व्यू पॉइंट है जो हम लोग फॉलो करते हैं। आज भी कुछ बच्चे क्लास के अंदर प्रॉब्लम्स वगैरह ले रहे थे एमसीक्यूज की, उनमें ये पॉइंट ही यूज किया गया था। तो ये ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट आप लोगों के एमसीक्यूज का एक पॉइंट बनता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पुट अप किया गया था। फीचर्स, फीचर्स क्या होती हैं पार्टनरशिप की? देखिए कुछ छोटे थियोरेटिकल पॉइंट्स हैं, मैं इनका एक फास्ट व्यू लूंगा, अगर कोई भी डाउट आता है तो आप लोगों से डिस्कस करते जाएंगे हम लोग। दो या दो से ज्यादा पार्टनर होते हैं, मैक्सिमम पार्टनर्स 50 होते हैं। 50 पार्टनर्स जो हैं वो सारे के सारे ऐसे होने चाहिए जो कंपेटेंट हैं कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। मतलब कोई भी ऐसा पर्सन नहीं होना चाहिए जो मेंटली डिस्टर्ब हो। अगर कोई ऐसा पर्सन है जो मेंटली डिस्टर्ब है, तो उसको हम लोग पार्टनरशिप में पार्टनर नहीं बना सकते। ठीक है, वो इतना एलिजिबल होना चाहिए, इतना उसमें समझ होनी चाहिए कि वो डिसीजन ले सके। दूसरी बात, वो पर्सन लॉ की तरफ से डिक्लेयर नहीं किया गया हो कि ये पर्सन एक इंसॉल्वेंट पर्सन है। इंसॉल्वेंट पर्सन मतलब वो पर्सन पहले दिवालिया हो चुका है। तो जो पर्सन दिवालिया हो चुका है उसको आप पार्टनर नहीं बना सकते। अगर कोई पर्सन अनसाउंड माइंड है, तो उसको भी हम पार्टनर नहीं बना सकते। ठीक है, ऐसे ही हमारे कुछ पॉइंट्स और हैं। एग्रीमेंट होना चाहिए पार्टनर्स के बीच में, वो एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है। ओरल हो तो उससे कल को आप डिस्प्यूट क्रिएट नहीं कर पाएंगे भाई। रिटर्न होना ज्यादा बेटर रहता है, लेकिन लॉ में यही लिखा गया है कि एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है। इसमें क्या बातें लिखी जाती हैं कि जो पार्टनर्स हैं उनके राइट्स क्या रहेंगे, उनकी ड्यूटीज क्या रहेंगे। बिजनेस होना चाहिए, प्रॉफिट का मोटिव होना चाहिए। लीगल बिजनेस होना चाहिए, प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए। अगर आप सिर्फ और सिर्फ एक प्रॉपर्टी ज्वाइंट ले लेते हैं तो एक पार्टनरशिप नहीं कहलाती है, क्योंकि आप बिजनेस नहीं कर रहे, आप सिर्फ एक बार एक एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं। जबकि बिजनेस का मतलब होता है कि आप रेगुलरली उस एक्टिविटी के अंदर एंगेज रहेंगे, तभी हम उसको नाम देते हैं कि ये एक्टिविटी क्या है, एक बिजनेस है। पार्टनर का एम प्रॉफिट होना चाहिए। अगर किसी चैरिटेबल एक्टिविटी में कोई लोग आपस में मिलते हैं, तो उसको भी हम पार्टनरशिप का नाम नहीं देते हैं। तो एक चैरिटेबल एक्टिविटी नॉट कंसिडर एज अ पार्टनरशिप। फिर वही बात मैं कहूंगा एमसीक्यू का पार्ट। शेयरिंग प्रॉफिट कंपलसरी है, प्रॉफिट को तो शेयर करना ही करना है, लॉस की शेयरिंग नॉट कंपलसरी। जैसे कई बार हम किसी पार्टनर को गारंटी भी दे देते हैं, तो अगर कल को पार्टनरशिप में लॉस हो जाए, तो उस पार्टनर को गारंटी दे दी गई, तो उसको लॉस में तो कोई पार्टिसिपेशन नहीं करना होगा, बल्कि उसको तो प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन अगर प्रॉफिट है तो प्रॉफिट की शेयरिंग कंपलसरी होती ही होती है। एक और पॉइंट भी है इसके अंदर कि माइनर जो होता है वो लॉस में पार्टिसिपेशन नहीं करता, वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के केस में ही पार्टनरशिप करता है। हर पार्टनर, पार्टनरशिप का एक प्रिंसिपल भी है एज वेल एज एक एजेंट भी है। एज ए प्रिंसिपल मतलब ऑनर है वो पार्टनरशिप के अंदर, मालिक भी है, और साथ के साथ वो पर्सन पार्टनरशिप के अंदर कौन है, एक नौकर के तौर पे भी कंसिडर किया जाता है। एजेंट कौन होता है? एजेंट वो पर्सन होता है जो बाउंड कर सकता है अदर बाय दिस एक्ट। जैसे देखो, एक एग्जाम्पल के तौर पे बच्चे आप लोग ये देख सकते हैं कि जो पार्टनर होते हैं वो अपने आप में बिजनेस के मालिक भी हैं और बिजनेस के एम्प्लॉय भी हैं, काम भी करते हैं और ऑनर भी। तो एज ए
एम्प्लॉय, उनको काम करने के बदले में सैलरी दी जाती है, कैपिटल के बदले में उनको इंटरेस्ट दिया जाता है। ये सारी वर्किंग भी हमारी पार्टनरशिप के अंदर इन्वॉल्व की जाती है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल ऑफ देम और एनी वन ऑफ देम। जो पार्टनर्स हैं बिजनेस सारे मिलकर चलाएंगे या उनमें से कोई एक पर्सन सबके बिहाफ पे बिजनेस को एग्जीक्यूट करेगा। नो सेपरेट एग्जिस्टेंस फ्रॉम पार्टनर। ये पॉइंट किस तरीके लिखा गया है कि पार्टनरशिप जो होती है वो पार्टनर से अलग नहीं मानी जाती, ओनली एज पर लीगल व्यू पॉइंट। अकाउंटिंग व्यू पॉइंट के अंदर हम इनको अलग अलग मानते। तो ये वाली बात जो हमारी बुक्स में मेंशन की जाती है कि पार्टनर्स जो हैं उनकी सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं है बिजनेस के साथ, वो इस वजह से लिखा जाता है क्योंकि लीगल पॉइंट मैटर ये कहता है कि अगर कल को बिजनेस में नुकसान हो जाता है तो पार्टनर की पर्सनल एसेट्स भी पेमेंट करने के लिए लायबल होंगे। तो ये हमारी पार्टनरशिप के कुछ फीचर्स हैं। ठीक है बच्चे। पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड क्या है? पार्टनरशिप डीड आउटकम एक एग्रीमेंट का, दो और दो पद से ज्यादा पर्सन जब आपस में मिलकर बिजनेस करते हैं, वो लोग एक एग्रीमेंट करते हैं, उस एग्रीमेंट को ही हम लोग नाम देते हैं पार्टनरशिप डीड। तो ये जो एग्रीमेंट है ये दोनों फॉर्म में हो सकता है। अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि ये जो एग्रीमेंट है ये हमारा ओरल भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है। हम किसको बेटर मानते हैं? हम मानते हैं कि डीड क्या होनी चाहिए, रिटर्न होनी चाहिए, क्योंकि ओरल में कल को डिस्प्यूट लाइबल नहीं हो पाएगा। देयर मस्ट बी सम टर्म्स एंड कंडीशन। फिर वही बात मेंशन की गई है, टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं कि हम लोग आपस में मिलके काम कर रहे हैं। तो ये जो काम हम लोग कर रहे हैं उसमें क्या टर्म्स रहेंगी, क्या कंडीशन रहेंगी आपस में मिलने पर, वो ओरल भी हो सकती है, रिटर्न भी हो सकती है। रिटर्न है तो उसके ऊपर सब पार्टनर्स के साइन होने चाहिए, और वो जो रिटर्न डॉक्यूमेंट है उसको हम लोग नाम देते हैं भाई पार्टनरशिप डीड या फिर आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप। इस पार्टनरशिप डीड में क्या क्या इंक्लूड होता है उसके बारे में आप लोगों को बताया गया है कि पार्टनरशिप डीड में आप लोग क्या क्या इंक्लूड करते हैं। इस डीड के अंदर पार्टनरशिप फर्म का नाम, एड्रेस, बिजनेस किस चीज का होगा, कैपिटल कितनी होगी, इंटरेस्ट कितना देंगे, ड्राइंग्स क्या होंगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, मतलब इन शॉर्ट अगर मैं कहूं तो जिन बातों के ऊपर पार्टनर्स का आपस में झगड़ा हो सकता है ना, वो सारी बातें वो एक डॉक्यूमेंट में लिखते हैं और सारे पार्टनर साइन करते हैं, और उस चीज को हम लोग नाम क्या देते हैं कि ये क्या है, ये है पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड के बारे में एक छोटी सी टर्म ध्यान दीजिएगा आज की क्लास में, स्टैम्प एक्ट के अंडर। स्टैम्प एक्ट ये एक्ट है, इस एक्ट के अंदर पार्टनरशिप डीड का रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। डीड का रजिस्ट्रेशन पार्टनरशिप स्टैम्प एक्ट के अंडर करवाया। पार्टनरशिप डीड जो होती है ये हमारी स्टैम्प एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड होती है, जबकि पार्टनरशिप पे बाकी के जो रूल्स होते हैं वो सारे पार्टनरशिप एक्ट के अप्लाई किए जाते हैं। मतलब ये जो डिस्प्यूट्स की बातें हम लोग लिखते हैं ना, इसको एक स्टैम्प एक्ट के अंदर, जो गवर्नमेंट का बनाया हुआ एक एक्ट है स्टैम्प एक्ट, उस एक्ट के अंडर इसको रजिस्टर करवाना होता है। सॉरी, ये स्टैम्प आएगा। जैसे प्रॉपर्टी वगैरह का हम लेन देन करते हैं तो उसको भी रजिस्टर करवाना होता है, तो रजिस्ट्री जो करवाई जाती है, आप अपने पेरेंट्स से पूछेंगे ना कि भाई प्रॉपर्टी, मकान और खेत वगैरह कुछ भी होगा तो उनकी उन्होंने एक रजिस्ट्री करवाई होगी, तो वो जो रजिस्ट्री होती है ना वो स्टैम्प एक्ट के अंडर होती है। स्टैम्प एक्ट के अंदर बेसिकली क्या होता है कि एक प्रॉपर एफिडेविट लेकर उस एफिडेविट के अकॉर्डिंग सारी बातें लिखी हुई होती हैं, और गवर्नमेंट का एक अप्रूव्ड पेपर होता है, मतलब एक रफ पेपर नहीं होता। कहना मैं ये चाहता हूँ, इसके अलावा भी कई डिस्प्यूट्स के पॉइंट्स होते हैं जिनको वो पार्टनर्स अपने डीड में लिखते हैं। तो वो डिस्प्यूट पॉइंट क्या क्या है, वो ये सारे हैं। गुडविल है, अकाउंटिंग पीरियड क्या रहेगा, रिकॉर्डिंग जो पार्टनरशिप फर्म के अकाउंट्स की जाएगी कैश बेसिस पे होएगी, अक्रूवल बेसिस पे होएगी। ऑडिटिंग, ऑडिटिंग का मतलब होता है कि अकाउंट्स की चेकिंग कब करवाई जाएगी, कौन चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा जो अकाउंट्स की चेकिंग करने का काम करेगा, पार्टनरशिप किस डेट से शुरू होएगी, कितने टाइम पीरियड तक पार्टनरशिप रहेगी, गार्नर वर्सेस मरे का रूल एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा। ये गार्नर वर्सेस मरे क्या चीज है?
ये दो पार्टनर के नेम दिए गए हैं। इन दोनों पार्टनर्स में ना डिस्प्यूट हो गया था, झगड़ा हो गया था। तो उस झगड़े की जो सेटलमेंट थी वो कोर्ट ने करवाई थी। तो तब से क्या किया गया, उस कोर्ट का ये जो डिसीजन था ना, उसी कोर्ट के डिसीजन को नाम दे दिया गया कि गार्नर वर्सेस मरे का रूल हमारी पार्टनरशिप में अप्लाई होगा या नहीं। तो इस रूल का बेसिकली वर्क क्या था, इस रूल का ये वर्क था कि इसमें इस बात का डिसीजन लिया गया था कि अगर कल को पार्टनरशिप कंप्लीट हो जाती है, ओवर हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है, तो पार्टनरशिप के डिसॉल्व होने पर पार्टनर्स के पैसे वापस किस तरीके किए जाएंगे, और पार्टनर्स एंड में होने वाले उस लॉस को आपस में डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे। कुछ इन बातों को लेकर झगड़ा था। जो कि हमारे झगड़े का सेटलमेंट कैसे होगा उस बारे में तो हमारे सिलेबस में नहीं है। हमारे सिलेबस में सिर्फ इतना ही दिया गया कि गार्नर वर्सेस मरे का रूल पार्टनरशिप में अप्लाई होता है या नहीं होता, इस बात को पार्टनर्स पहले ही अपनी डीड में लिख देंगे। नॉलेज के लिए बता रहा हूं कि उसमें यह लिखा गया था कि कल को अगर पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाती है तो डिसॉल्व होने के केस में लॉस की सेटलमेंट कैसे की जाती है, उसका एक अलग तरीका होता है। उसके बारे में बताया गया गार्नर वर्सेस मरे। बैंक कहाँ पर अकाउंट ओपन होगा, एडमिशन के क्या रूल्स होंगे, कोई और झगड़ा हो जाता है किसी और बात के ऊपर, तो उस बात का सेटलमेंट कहाँ की कोर्ट किस कचहरी में किया जाएगा। तो ये सारी बातें जो होती हैं ये पार्टनर्स अपनी डीड के अंदर पहले ही मेंशन करके जाते हैं। तो ये सारी चीजें आपकी पार्टनरशिप डीड के कंटेंट्स। और अगर मान लीजिए पार्टनर्स ओरल या रिटर्न दोनों ही वे में कोई डीड बनाना ही भूल गए, पार्टनर्स को याद ही नहीं रहा कि डीड बनानी थी, बिजनेस कर लिया, डीड बनाई नहीं, तो जब डीड नहीं बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा, न्यूमेरिकल पोर्शन स्टार्ट, यहां से आप लोगों का न्यूमेरिकल पॉइंट एक तरह से शुरू हो जाता है। तो न्यूमेरिकल, अगर पार्टनर्स डीड नहीं बनाते तो उस केस में, या वर्बली भी उन्होंने एग्रीमेंट किया था लेकिन उसमें को कुछ पॉइंट्स को लेकर साइलेंट रहा, कुछ बातें उन्होंने आपस में डिस्कस नहीं की हैं, तो उस केस में क्या रूल अप्लाई होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, पार्टनर्स इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। अगर पार्टनर्स ने डीड नहीं बनाई है तो उस केस में पार्टनर्स में आपस में प्रॉफिट इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूशन होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, किसी पार्टनर को कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, किसी पार्टनर को कोई ड्राइंग्स के ऊपर इंटरेस्ट लेने का राइट भी नहीं होगा। सैलरी टू पार्टनर, किसी भी पार्टनर को कोई सैलरी नहीं दी जाएगी। इंटरेस्ट ऑन लोन, ये जरूर दिया जाएगा, और ये दिया जाएगा 6% पर एनम के हिसाब से। एडमिशन किसी भी पार्टनर का होगा तो वो तभी पॉसिबल है जब सारे पार्टनर्स उस पर अपनी मर्जी देंगे। अगर कोई एक भी पार्टनर ऑब्जेक्ट करता है तो कोई नया पार्टनर पार्टनरशिप में एडमिशन नहीं ले सकता इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। तो ये पॉइंट्स हैं बच्चे, इनके स्क्रीनशॉट्स ले लीजिएगा, ये आप लोगों के न्यूमेरिकल वर्किंग के लिए यूजफुल रहे। आप लोगों को ऐसा नहीं सोचना है कि थियोरेटिकली इंपॉर्टेंट नहीं था जो हमने इससे पहले डिस्कस किया। बच्चे एमसीक्यूज में उन्हीं पॉइंट्स के ऊपर ही डिस्कशन होती है, तो वो कुछ छोटी छोटी सी बातें थी। तो अगर हम क्लास स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हैं तो बेटर है कि हम लोग एक बार उन बेसिक्स को भी व्यू लेकर तभी आगे कंटिन्यू करें। ठीक है, तो ये पॉइंट्स यहां तक के क्लियर हैं। इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहें आप लोग ले सकते हैं। कंटिन्यू कर रहा हूं। पार्टिसिपेशन इन द बिजनेस बुक्स इंस्पेक्शन, ये सभी पार्टनर्स को अलाउड होती है, चाहे डीड बनी हो या ना बनी हो। सारे पार्टनर्स बिजनेस में पार्टिसिपेशन भी कर सकते हैं, बुक्स की चेकिंग भी कर सकते हैं। तो ये राइट सभी पार्टनर्स के पास होता ही है, चाहे डीड बनाओ या ना बनाओ। अब और धीरे धीरे न्यूमेरिकल की तरफ मूव करेंगे। रिकॉर्डिंग ऑफ पार्टनरशिप ट्रांजैक्शन, पार्टनरशिप की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कैसे किया जाता है। ठीक है, तो ये एक तरह से आप लोगों की जो टेस्ट के क्वेश्चन थे उसका पहला ही क्वेश्चन आप लोगों की जर्नल एंट्रीज के अंदर इसी पॉइंट्स के ऊपर। तो पार्टनरशिप में रिकॉर्डिंग कैसे की जाती है बच्चे, डायरेक्ट हम लोग उस पॉइंट के ऊपर नहीं आएंगे। मैं पहले आप लोगों को थोड़ा और पीछे बेसिक्स की तरफ लेके जाऊंगा कि हम लोगों ने पढ़ा था कि जर्नल एंट्रीज का रूल क्या होता है भाई, डबल एंट्री सिस्टम। ठीक है, डबल एंट्री सिस्टम है, नीचे लाइन भी मैंने डबल लगाई है ताकि और ज्यादा हाईलाइट हो कि डबल एंट्री सिस्टम है, हर ट्रांजैक्शन की दो जगह इफेक्ट जरूर पड़ता है।
हर खर्चा जो बिजनेस के अंदर किया जाता है, देखो बेटा, अब यहाँ इन वर्ड्स के ऊपर ध्यान देना, हर एक्सपेंस के लिए और हर इनकम के लिए भी हम दो जर्नल एंट्रीज करते हैं। इनमें से ये जो पहली एंट्री है ना, हर एक्सपेंस और हर इनकम की, बेटा ये तो आप लोगों को अच्छे से आती है, ये मेरे को पता है, क्योंकि ये एंट्रीज आप +1 में करके आते हैं। ये +1 में हम लोग करते हैं कि जब भी कोई एक्सपेंस किया जाता है तो आप लोग उसकी एंट्री करते हो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश, अगर आपने पे कर दिया। और इन केस के अगर आपने पेमेंट नहीं की है तो आप एंट्री करते हो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, या फिर एक्सपेंस पेबल अकाउंट। ये आप लोग वर्ड्स यूज करते हो। दोनों में छोटा सा फर्क होता है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब होता है कि ये आपको विद इन 12 मंथ्स पे करने हैं, और एक्सपेंसेस पेबल का मतलब होता है ये एक शॉर्टर पीरियड होता है, 12 महीने से भी कम होता है। लगभग आप ये कह सकते हो विद इन 1 और 2 मंथ्स आपको इसको पे करना होता है। तो ये एक शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए वर्ड यूज होता है एक्सपेंस पेबल। 1 ईयर के अंदर अगर पे करना हो, विद इन 12 मंथ्स में पे करना हो, तो हम वर्ड लगा देते हैं आउटस्टैंडिंग। ठीक है, तो ये आपने एंट्री +1 में की हुई है। चार्जिंग एंट्री बोलूं या क्लोजिंग एंट्री बोलूं, ये होता तो ये भी है +1 में, लेकिन हम लोग इसके ऊपर ज्यादा वेटेज नहीं लेते। तो मैं थोड़ा सा आप लोगों से पहले +1 के इन बेसिक्स के बारे में बात करूंगा, फिर मैं धीरे धीरे अपने +2 के पॉइंट्स के ऊपर मूव करता चला जाऊंगा। इन केस ऑफ, यहां ध्यान दीजिएगा, ऑल नॉमिनल अकाउंट्स, ये वर्ड आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो मैं जो पीछे अभी मैंने राइट किया, तो नॉमिनल अकाउंट सिर्फ और सिर्फ खर्चे के लिए नहीं होते, वो दोनों चीजों से बिलोंग करते हैं, चाहे एक्सपेंस हो या इनकम। हर महीने अगर हम लोग रेंट पे कर रहे हैं तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। फरवरी में रेंट पे कर रहे हैं तो रेंट टू कैश, नहीं पे कर रहे तो रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट पेबल, या आउटस्टैंडिंग, वो जो मर्जी करिए, मेरे को उससे इन एक्चुअल कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि ये डिपेंड करता है बिजनेस पर के विद इन 12 मंथ पे करना है या बाद में पहले पे करना है। ऐसे ही हर महीने आप एंट्री करते हो, लेकिन ये एंट्रीज करते करते ये जो हो गई, ये तो हमारी +1 वाली एंट्री होगी कि पेड और नॉट पेड। हम लोग जर्नल एंट्री क्या करेंगे, ये है पेड और नॉट पेड की एंट्री। तो जो +2 की एंट्रीज हैं वो ये है कि जितने भी खर्चे हम लोगों ने यहाँ डेबिट किए हैं, या जितनी भी इनकम अगर हम लोगों ने क्रेडिट किए हैं, उनको ईयर के एंड में क्लोजिंग करना होता है। तो वो क्लोजिंग करने की एंट्री क्या होती है, +1 में इसकी एंट्री होती थी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या फिर ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, दोनों में से कोई एक अकाउंट यूज किया जाता है, ट्रेडिंग या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। और टू क्या किया जाता है, उस एक्सपेंस का नेम लिखा जाता है। तो उसके सामने मैंने एक बहुत ही अच्छी सी लाइन मेंशन की है, इसके ऊपर ध्यान दीजिएगा। टोटल ऑफ किसका, वो सारी फिगर, चाहे वो आपने पे की है या नहीं पे की, दोनों की अमाउंट लिखनी है। यानी कि अगर मान लीजिए मेरा रेंट है 20,000 रुपये, ये 20,000 रुपये मैंने पे कर दिया, लेकिन इस महीने ये 20,000 रुपये मैंने पे नहीं किए, तो P&L अकाउंट डेबिट टू रेंट अगर मैं करूंगा तो पूरा का पूरा 40,000 रुपीज का अमाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। ये बात हम लोग कहना चाहते हैं। ऐसा क्यों होता है अकाउंट्स में, हर चीज का एक रीजन होता है, क्योंकि ये बात आप अपने +1 में पढ़ते हैं, इसको हम लोग नाम देते हैं अक्रूवल कंसेप्ट। तो अक्रूवल कंसेप्ट के रिगार्डिंग ये हमारा पॉइंट का रूल अप्लाई होता है कि हर एक्सपेंस को ईयर के एंड में क्लोजिंग करना मैंडेटरी माना जाता है, इनकम को भी और एक्सपेंस को भी। ठीक है, क्योंकि हम लोग इसी पिक्चर को आगे अपनी +2 की पार्टनरशिप के साथ भी रिलेट कर देते हैं। तो ये जितने भी खर्चे होते हैं ना बच्चे, ध्यान दीजिएगा, जितने भी ये खर्चे होते हैं, एक इंपॉर्टेंट लाइन बोलने वाला हूं, इनको जब हम P&L अकाउंट में डालते हैं ना, P&L अकाउंट में, इनको ना अकाउंट्स की लैंग्वेज में ना एक और स्टैंडर्ड नेम दिया जाता है। और उसका स्टैंडर्ड नेम क्या है कि जब ये क्लोजिंग एंट्री P&L अकाउंट से की जाती है, इसका मतलब क्या किया, हमने इस आइटम को प्रॉफिट एंड लॉस से चार्ज कर दिया। इसको बोलते हैं चार्जिंग एंट्री, चार्ज कर लिया, क्योंकि ये खर्चा क्या होगा, P&L अकाउंट में डेबिट हो जाएगा, चार्ज करने से हमारे प्रॉफिट क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। और ऐसी जो टर्म्स होती है ना, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाली जाती हैं, देखो बच्चे, अपने +1 में भी P&L अकाउंट बनाया था,
उसमें क्या होता है, इनकम क्रेडिट साइड होती है और खर्चे डेबिट साइड होते हैं। अब सारे खर्चे डेबिट 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 करता जाऊंगा तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि खर्चे ज्यादा हो जाते हैं, इनकम कम हो जाती है। तो ऐसी सिचुएशन को हम लोग नाम देते हैं कि लॉस हो गया बिजनेस। कहना मैं ये चाहता हूं, ध्यान से सुनना, अगर मेरी इनकम 20,000 रुपए की है और मेरे एक्सपेंसेस 15,000 रुपये, 8,000 रुपये, और कुल मिलाकर ये एक्सपेंस 10,000 रुपये भी आ गया, तो बच्चे आपको ये तीनों खर्चे यहाँ डेबिट में शो करने पड़ेंगे। और हमारे बिजनेस के अंदर 33 इधर है तो 13,000 रुपीज का लॉस हो जाएगा। इसको अब अपनी अकाउंट्स की लैंग्वेज में सुनिएगा। ड्यू टू चार्जिंग आइटम बिजनेस में लॉस क्रिएट हो सकता है। ड्यू टू चार्जिंग आइटम देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस इन द बिजनेस। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन होती है जो बच्चों को कंफ्यूज करती है। आगे जाकर ये वाली लाइन अगर आप लोग ध्यान रखते हो तो कई चीजों से आपको ये लगेगा अरे ये तो पुरानी बात है, हमें आती है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ो आप। ठीक है, तो ये हमारी बातें थी चार्जिंग को लेकर कि अगर कोई भी एक्सपेंस को जिसको हम लोग चार्जिंग का नाम देते हैं तो उनकी वजह से बिजनेस में लॉस क्रिएट हो सकता है। अब अगले पॉइंट की तरफ मूव कर रहा हूं। सोल ट्रेडर, इन सोल ट्रेडिंग ऑल नॉमिनल अकाउंट्स, उनको हम लोग क्या करते हैं, अरकार्ड चार्ज ऑन प्रॉफिट, जिसका मीनिंग मैं आप लोगों से शेयर कर चुका हूं। चार्जिंग का मतलब उनको पी एंड एल अकाउंट में शो करो। बट इन केस ऑफ पार्टनरशिप, लीजिए बच्चे, अब आप लोगों का सब्जेक्ट शुरू होता है, पार्टनरशिप। ये मैंने बताया, सोल ट्रेडर तो ये कहते हैं सारे ही एक्सपेंसेस क्या है, सब इनकम, सब एक्सपेंसेस, सब टर्म्स क्या है, चार्जिंग है। लेकिन पार्टनरशिप ये कहती है कि कुछ तो चार्जिंग आइटम होती हैं और कुछ अप्रोप्रिएशन होती हैं। तो क्या चार्जिंग है क्या अप्रोप्रिएशन है, ये समझने के लिए ना एक छोटी सी बात क्लियर कर लीजिएगा। एक तो होता है बिजनेस, जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट पार्टी। एक होता है बिजनेसमैन, जिसको हम बोलते हैं सेकंड पार्टी। और एक होते हैं जितने भी बाकी के लोग उस बिजनेस से जुड़े हैं, उनको हम बोलते हैं थर्ड पार्टी। हम जो अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं वो अकाउंट्स होते हैं बिजनेस के। बिजनेसमैन जो होता है ये बिजनेस के अंदर अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, मैंने अभी अभी बताया कि अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये पर्सन एक सेपरेट पर्सन कंसिडर किया जाता है। तो ये पर्सन जो बिजनेस में अपनी कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है, तो उस कैपिटल को हम ये मानते हैं कि हमने अदर पर्सन से पैसा लिया है। तो वो जो कैपिटल होती है वो बिजनेस के लिए एक लाइबिलिटी की तरह ही ट्रीट होती है। वो बात अलग है कि आप उसको एक इंटरनल लाइबिलिटी का नाम दे देते हो। बदले में, उस कैपिटल के बदले में ये बिजनेस अपने उस मालिक को क्या करता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करता है। बिजनेस कहता है भाई मैंने मालिक से पैसा लिया है, तो बिजनेस कहता है भाई मेरी ये जिम्मेवारी बनती है कि मैं उस मालिक को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दूं। तो जो ये खर्चे मालिक से रिलेटेड होते हैं उनको बोलते हैं अप्रोप्रिएशन। और जो खर्चे हमारे थर्ड पार्टी से रिलेटेड होते हैं उन सब को बोलते हैं हम लोग चार्जिंग। ये सब के सब क्या है, चार्जिंग आइटम। यानी कि अगर हम अपना स्कूल का एक एग्जांपल लें, तो जो स्कूल में पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उनकी फीस कहाँ से आ रही है, थर्ड पार्टी से आ रही है। इसका मतलब वो कहाँ जाएगी, वो जाएगी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो टीचर स्कूल में पढ़ा रहे हैं उनको सैलरी दी जाएगी, वो भी कौन है, टीचर। वो तो एक थर्ड पार्टी है, कोई पार्टनरशिप थोड़ा ना है उनकी। तो थर्ड पार्टी है, तो उनको जो सैलरी दी जाती है वो भी कहाँ जाएगी, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो वो सारी की सारी टर्म्स क्या है, दे आर कंसिडर एज ए चार्ज ऑन प्रॉफिट। उन सब को ट्रांसफर किया जाता है पी एंड एल अकाउंट। तो अप्रोप्रिएशन अकाउंट में आता क्या है, अप्रोप्रिएशन अकाउंट में सिर्फ ये एक सिंगल आइटम आती है जिसका नाम क्या है, कि जो बिजनेसमैन से रिलेटेड खर्चे होते हैं वो सारे के सारे कहाँ जाते हैं, अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। और इसके लिए हम लोग एक अकाउंट और प्रिपेयर करते हैं जिसे हम लोग नाम देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट।
तो पार्टनरशिप में ही इसकी शुरुआत हुई थी। जो सोल ट्रेडर था, सोल ट्रेडर में कोई पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता ही नहीं था, वहां सारी चीजें चार्जिंग थी। पार्टनरशिप जब आती है तो पार्टनर्स आते हैं, पार्टनर्स आते हैं तो वहां इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, पार्टनर्स को दी जाने वाली सैलरी, ये सब कुछ आता है। और जब पार्टनर को ये सब कुछ दिया जाता है तो एक और नया अकाउंट सामने आ जाता है। उस नए अकाउंट का नाम क्या है? उस नए अकाउंट का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्लियर? अप्रोप्रिएशन मीन्स कि नॉमिनल, सम नॉमिनल अकाउंट, फिर से ध्यान दीजिएगा, कुछ नॉमिनल खर्चे, यानी कि कुछ नॉमिनल आइटम्स, कुछ नॉमिनल अकाउंट्स, इनकम भी और खर्चे भी, कुछ को तो पी एंड एल में डालेंगे और कुछ को कहां डाल देंगे? एक नया अकाउंट, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन। तो बच्चे ये कुछ का फर्क समझ में आया? कुछ का मतलब यहां पर क्या है? सम का मतलब है कि वो कुछ आइटम्स जो थर्ड पार्टी से रिलेटेड है वो तो जाएंगी पी एंड एल में, और जो ऑनर से रिलेटेड है वो चली जाएंगी अप्रोप्रिएशन में। ये डिस्ट्रीब्यूशन है उस सम से रिलेटेड। ठीक है बच्चे? अकाउंट्स के अंदर हम लोग ये अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं, एक होता है ट्रेडिंग अकाउंट, एक होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कंबाइंड प्रिपेयर होता है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में हम वो सारी ट्रांजेक्शन शो करते हैं जो ट्रेडिंग एक्टिविटीज से रिलेटेड होती हैं, यानी कि माल खरीदा, माल बेचा, ठीक है, उससे रिलेटेड डायरेक्ट एक्सपेंसेस, उससे रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग के खर्चे, ये सारी चीजें दिखाते हैं। और उससे हमारे पास आउटपुट क्या निकल के आता है? प्रॉफिट या फिर लॉस, ग्रोस प्रॉफिट या फिर ग्रोस लॉस। उस ग्रोस प्रॉफिट ग्रोस लॉस को हम ट्रांसफर कर देते हैं किसमें? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो ये अकाउंट में हम क्या करते हैं? जो बाकी के खर्चे थर्ड पार्टी से रिलेटेड होते हैं वो सब शो करते हैं जो ट्रेडिंग में नहीं आए। और सेकंड पार्टी से रिलेटेड, ये बच्चे आप लोगों को याद रखना पड़ेगा ये पॉइंट, सेकंड पार्टी मतलब ऑनर से रिलेटेड इंटरेस्ट ऑन लोन को, और उस ऑनर के रेंट को। अगर बिजनेस ने कोई बिल्डिंग अपने मालिक से किराए पर ली हुई है और मालिक को उसका रेंट पे किया जा रहा है, पार्टनर को उसका रेंट पे किया जा रहा है, तो वो जो रेंट की पेमेंट है वो एक चार्ज ऑन प्रॉफिट मानी जाती है और उसको पी एंड एल अकाउंट में ही शो किया जाता है। तो जिस किसी आइटम को हम ये बोलते हैं ना कि ये चार्ज है, तो चार्ज का मतलब वो पी एंड एल में गई। इसको बोलते हैं कि अप्रोप्रिएशन है, तो इसका मतलब वो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में गई। तो ये अकाउंट्स की लैंग्वेज होती है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, इंपॉर्टेंट लाइन होती है ये, any expense treated as a charge on profit debited to profit and loss account debit side. If that expense is treated as an appropriation item, it will be transferred to debit side of appropriation account. और एप्रोप्रिएशन अकाउंट कब बनता है हमारा? ये पार्टनरशिप के केस में बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद। अगर उस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रॉफिट आएगा तभी ये अकाउंट प्रिपेयर होगा। अगर यहाँ प्रॉफिट की जगह, नेट प्रॉफिट की जगह अगर नेट लॉस आ गया तो ये पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर ही नहीं किया जाएगा। अगर बिजनेस में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही ये बोल दे कि भाई ऑलरेडी मेरे पास नेट प्रॉफिट नहीं, नेट लॉस आ चुका है, तो लॉस आने के केस में हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते ही। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या करता है? ये सारे खर्चे शो करता है सेकंड पार्टी के, एक्सेप्ट क्या चीज, एक्सेप्शन क्या है? ये आप लोगों को अच्छे से ध्यान रखना है कि एक्सेप्शन होती है इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय ए पार्टनर और रेंट पेड टू ए पार्टनर फॉर एनी प्रॉपर्टी गिवन बाय ए पार्टनर टू द फर्म। These two items are always considered charge on profit. Rest of the expense and income which are related to second party, they will be considered appropriation items. और इसका मोटिव क्या होता है? इसका मोटिव सिर्फ ये होता है, देखो
प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूशन करना। लॉस के लिए तो मैंने लिखा ही नहीं। तो यहां से आप लोगों को कई बातें पता चल जाती हैं कि अगर पी एंड एल अकाउंट में लॉस होगा तो उस लॉस को हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। किस अकाउंट में? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और अगर प्रॉफिट होगा तो उस प्रॉफिट में से हम लोग क्या करेंगे? एडजस्टमेंट्स करते हैं कि वो प्रॉफिट पार्टनर में कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स। वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में करते हैं। तो एप्रोप्रिएशन में सारी वो आइटम्स होती हैं जो सेकंड पार्टी से रिलेटेड थी। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की जर्नल एंट्रीज क्या होती हैं? देखो बच्चे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की जर्नल एंट्री रटने की बजाय समझ लो थोड़ा सा। ये होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इस ढंग से आप लोग प्रिपेयर करते हो। वैसे इससे पहले आप लोग क्या प्रिपेयर कर चुके होते हो? ट्रेडिंग अकाउंट, पी एंड एल अकाउंट। तो आप लोग वहां पर भी क्या करते हो? ट्रेडिंग में ग्रोस प्रॉफिट यहाँ निकलता है, उस ग्रोस प्रॉफिट को पी एंड एल अकाउंट में भेज देते हैं। इधर क्रेडिट साइड, ऐसा करके टीचर बोलते थे ना। ऐसे ही पी एंड एल अकाउंट से अगर नेट प्रॉफिट निकलता है तो उसको भी कहाँ भेज देंगे? क्रेडिट साइड। क्या लिखेंगे? बाय पी एंड एल, और ब्रैकेट में लिख देंगे नेट प्रॉफिट, वो यहाँ लिख दिया जाएगा। तो एक तरह से ये क्या है? ये एक तरह का एक लेजर ही तो है। तो लेजर है, तो लेजर के एंट्री से लेजर कैसे बनाते हैं? जो भी वैल्यू यहाँ बाय है, इट मींस वो क्या हो जाएगी? डेबिट। यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। और क्रेडिट किसको करूंगा? टू पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये जर्नल एंट्री होती है किस बात की? जब नेट प्रॉफिट को ट्रांसफर किया जाता है किसके अंदर? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर ट्रांसफर किया जाता है। क्लियर बच्चे? ठीक है, तो ये एक एंट्री की जाती है ट्रांसफर की। तो ध्यान दीजिएगा, टू ट्रांसफर द प्रॉफिट फ्रॉम पी एंड एल अकाउंट टू पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये एंट्री किस चीज की है? नरेशन भी मेंशन है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट टू अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो इस ढंग से हम प्रॉफिट को ट्रांसफर कर देते हैं। नो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर्ड इन केस ऑफ लॉस। अगर हमारे बिजनेस में पहले ही लॉस है तो लॉस की सिचुएशन में हम पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर नहीं करते। ठीक है बेटा? इसके बाद मैंने आप लोगों के साथ ये क्वेश्चन लिया है, इसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन ये हम लोग सॉल्व करेंगे, दैट्स ऑल। और ज्यादा आज आप लोगों को नहीं करवाएंगे। तो आज जो जो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट्स लिए हो तो बच्चे उनको अच्छे से रिवाइज करिएगा। आपको अकाउंट्स की लैंग्वेज समझ में आने लग जाएगी कि वो बोलना क्या चाहता है। तो ये स्टेटमेंट आप लोग ध्यान से पढ़िए, और इसमें मैंने कुछ काम आप लोगों के लिए करके दिया है। जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं वो मैंने हाईलाइट किए हैं। जो तो आपको भी क्वेश्चंस करते हुए ना ये चीजें फोकस रखनी है। देयर कैपिटल ऑन 1 अप्रैल, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। 2015 दो पार्टनर्स हैं, अरुण वरुण। उनकी कैपिटल है 4,80,000 5,40,000। ऑन 1 अक्टूबर, मतलब चेंज आ गया कैपिटल में, उन्होंने डिसाइड किया कि उनकी कैपिटल जो है ना वो कितनी कर दी जाए। देखो ये ना 10 लाख रुपीज एक पार्टनर ने नहीं बोला, दे डिसाइडेड, मतलब दोनों ने डिसीजन लिया कि उनकी कैपिटल कितनी कर दी जाए, इक्वल कर दी जाए। तो अगर मैं इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूशन करूं तो कैपिटल कितनी हो जाएगी? 5 लाख रुपीज ईच। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको अलाउ करना है 6% पर एनम। और आपको कंप्यूट करना है इंटरेस्ट कब तक का? 31 मार्च 2016 तक का। यहां तक का आपको इंटरेस्ट कंप्यूट करना है। स्टेटमेंट कंफर्म? तो ये स्टेटमेंट का अगर आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो पहले, ताकि जब मैं न्यूमेरिकल सॉल्व करूं तो आपके पास स्टेटमेंट जरूर हो। ठीक है, तो यहां से तो ये स्क्रीन हट जाएगी। कंटिन्यू, ये लीजिए।
सिंपल इंटरेस्ट लगता है पार्टनर्स में। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है ये, प्रिंसिपल इनटू में रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 100 इनटू में नंबर ऑफ मंथ्स डिवाइडेड बाय 12। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट जनरली हमेशा पर एनम फॉर्म में होती है, ये एनमली रेट होती है, इसलिए नीचे ये 12 होता है। इंटरेस्ट, अगर हम इंटरेस्ट के रिगार्डिंग कैलकुलेशन देखें अरुण की कैपिटल पे, तो फॉर्मूला आप लोगों को बच्चे क्लियर है? सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाना है मेरे को। तो इस फॉर्मूले के बेसिस पे अगर मैं अरुण की कैपिटल का इंटरेस्ट कैलकुलेट करूं, तो ये अपना कैलेंडर है, अप्रैल मई जून जुलाई, आप लोग अपनी स्टेटमेंट से ध्यान दीजिएगा साथ साथ। तो ये जो पार्टनर्स हैं, इन्होंने शुरुआत में कैपिटल इंट्रोड्यूस की थी कितनी, 4,80,000। कब से लेकर कब तक, 1 अप्रैल से लेकर, और ये कैपिटल थी कब तक, सितंबर यानी कि 1 अक्टूबर तक। इतने महीने उसकी कैपिटल में कोई चेंज नहीं हुआ। तो 4,80,000 कब से लेकर कब तक था, अप्रैल से लेकर सितंबर तक कैपिटल थी 4,80,000 रुपीज। कितने मंथ्स हुए ये आप काउंट कर लो, बस इतना सिंपल सा काम करना होता है बच्चे आप। तो कितने मंथ्स हैं ये आपको हाईलाइट हो रहा है, काउंटिंग करिएगा। 6 मंथ्स इंटू में 6/12, ये इंटरेस्ट कैलकुलेट हो गया। लेकिन जैसे ही 1 अक्टूबर आया तो पार्टनर्स ने क्या किया, उस कैपिटल को इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया। तो टोटल कैपिटल कितनी थी, 10 लाख रुपीज, इक्वली करेंगे तो 5 लाख 5 लाख हो गई। तो 1 अक्टूबर को इन पार्टनर्स की कैपिटल हो चुकी है कितनी, 5 लाख रुपीज। तो अब जो कैपिटल 5 लाख है, तो इंटरेस्ट भी 5 लाख पे ही लगेगा। लेकिन ये 5 लाख कब से लेकर कब तक है, 1 अक्टूबर से लेकर मार्च तक। कहना मैं ये चाहता हूं कि जब भी कैपिटल इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, तो उसे अलग अलग काउंटिंग करके जो उससे रिलेटेड उसका टाइम पीरियड है, उसका इंटरेस्ट आपको कंप्यूट करना है। तो अब कैपिटल है 5 लाख रुपीज, रेट ऑफ इंटरेस्ट है कितना, 6%। कितने मंथ्स का, 6/12। ये हमारा अमाउंट बन गया। जो भी हमारी कैलकुलेशन करके आ रहा है वो हमारा क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो आप लोगों को पेपर में प्रेजेंटेशन भी इसी तरीके करनी है, बस आप बीच में कैलेंडर नहीं बनाओगे। और प्रेजेंटेशन ये करने के बाद एक काम और जरूर करिए, ठीक है? और वो इस तरीके से आप लोगों को अपने क्वेश्चन के अंदर ब्रैकेट्स मार्क करके फाइनल अमाउंट जरूर शो करनी है कि टोटल इंटरेस्ट पूरे साल का कितना हो गया, 29,400 रुपीज। ये इंटरेस्ट है अरुण का। ठीक है बच्चे? तो अगर आप लोगों में से 7 स्टूडेंट्स हैं अभी आप लोग जो ऑनलाइन कनेक्टेड हैं, तो आप लोगों में से अगर आपको ये पॉइंट क्लियर है बच्चे, तो एक बार मेरे को जल्दी से वरुण का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करके एक बार चैट बॉक्स में मैसेज करिए, वरुण का इंटरेस्ट कितना बनेगा, अगर आपके पास स्टेटमेंट है तो। वरुण का इंटरेस्ट कैलकुलेट करिए। तो अगर हम लोग चेक करें तो वरुण की कैपिटल, सेम फॉर्मूला सेम स्ट्रक्चर, पहले उसका इंटरेस्ट लगेगा 5,40,000 पे 6%, ठीक है, 6 मंथ्स का। और फिर उसकी कैपिटल कितनी हो गई थी, 5 लाख रुपीज हो गई थी। और फिर उसके ऊपर नेक्स्ट 6 मंथ का इंटरेस्ट 15,000। बिल्कुल करेक्ट आंसर है 31,200 रुपीज। तो ये था हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इसकी जर्नल एंट्रीज क्या की जाएंगी, ये अगर आप बुक वाइज देखेंगे तो ये आपका इलस्ट्रेशन था बुक में से, सेकेंड इलस्ट्रेशन था। फर्स्ट इलस्ट्रेशन पार्टनरशिप डीड की एब्सेंस से रिलेटेड है। ये सेकंड क्वेश्चन है जो आप लोगों का कंप्लीट होता है। ठीक है? तो इसकी जर्नल एंट्री बेटा मैंने आगे बता रखी है, मैं आपको यहाँ थोड़ा सा उसके बारे में बता देता हूँ। क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे लिए एक एक्सपेंस होता है, तो इसकी जर्नल एंट्री हम लोग करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, नॉमिनल है ये, और टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। और अगली एंट्री, क्योंकि ये एक चार्जिंग सॉरी अप्रोप्रिएशन आइटम है, तो इसीलिए मालिक से रिलेटेड है, तो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्लियर? तो ये एंट्रीज हमने आगे मेंशन की हुई हैं, तो थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं तो वो एंट्रीज भी आ जाएंगी आप लोगों की। कि रिजर्व, रिजर्व क्रिएशन,
पार्टनर्स क्या करते हैं, आगे आने वाले टाइम के रिस्क फैक्टर्स को देखते हुए पार्टनरशिप में प्रॉफिट का कुछ हिस्सा रिजर्व में कन्वर्ट कर देते हैं। तो प्रॉफिट का कुछ हिस्सा जो रिजर्व किया जाता है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट केप्ट बाय पार्टनर फॉर अननोन रिस्क इन द बिजनेस। जर्नल एंट्री क्या होती है, क्योंकि प्रॉफिट का कुछ हिस्सा अलग रखना है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू जो भी रिजर्व बनाया जाएगा उसका नेम आ जाएगा। ये जर्नल एंट्री है रिजर्व बनाना। ये कोई एक्सपेंस नहीं है, ये सिर्फ प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन है, इसलिए इसकी कोई क्लोजिंग एंट्री वगैरह नहीं होती है। ये ध्यान रखिएगा, ये सिंगल होती है। जैसे अब आप कोई मशीन परचेज करो तो एंट्री क्या करोगे, मशीन टू कैश। अब मशीन की कोई क्लोजिंग एंट्री थोड़ा ना होगी, क्योंकि वो तो रियल है। क्लोजिंग एंट्री सिर्फ और सिर्फ नॉमिनल्स की होती है बस। नरेशन भी मेंशन है। आ गया, पार्टनर को सैलरी देनी है तो नॉमिनल अकाउंट है, पार्टनर सैलरी अकाउंट डेबिट। और टू क्रेडिट क्या करेंगे, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट्स। तो जितने पार्टनर होंगे सबका कैपिटल अकाउंट, और इसे बोलते क्या है कि हमने सैलरी क्या कर दी, ड्यू कर दी। पार्टनर को कोई भी पेमेंट कैश नहीं की जाती, एक्सेप्ट होती है कुछ आइटम, जैसे वो सेकंड पार्टी वाला केस था, तो वो आपको आगे बता दिया जाएगा भाई ये पेमेंट कैश भी हो सकती है। एक्सेप्शन होती, पार्टनर सैलरी टू ए कैपिटल बी कैपिटल सी कैपिटल सैलरी ड्यू करने के केस में। और अगर इसको क्लोजिंग एंट्री करूं तो क्लोजिंग में क्या करूंगा, सैलरी यहां डेबिट है तो क्लोजिंग एंट्री में क्या कर दूंगा, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी, पार्टनर सैलरी। चार्जिंग एंट्री बोल लो, क्लोजिंग एंट्री बोल लो, जो आप नाम देना चाहते हैं। तो बेटा ये चीजें ना आप लोगों के नोट्स में ही नहीं रहनी चाहिए। ये सिर्फ और सिर्फ ये ना हो कि स्क्रीनशॉट लो और उसको उसी फोन में ही छोड़ दो। ये आपको अपने प्रॉपर नोट्स में राइटिंग करना है, अपने हैंड से लिखिए। जितना आप अच्छे से अपने नोट्स बनाते हो बच्चे, रिवीजन के टाइम में वो चीजें आपके लिए उतनी इजी होती जाए। ठीक है, तो फोन में ना पड़ा रहे ये सब कुछ, इसको राइट करिएगा विद नरेशन। जितने मर्जी खर्चे लेते जाओ, सबकी एंट्रियां यहीं करवाऊंगा। पार्टनर को कमीशन दी है तो पहले पार्टनर कमीशन डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, एंड में पी एंड एल अप्रोप्रिएशन टू पार्टनर कमीशन। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे तो बस कमीशन की जगह नाम क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाकी पूरी पिक्चर यहीं चलती रहेगी। ये लीजिए आ ही गया। तो मैंने तो फिर से दोबारा 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 राइटिंग किया है भाई, कि आप लोग अच्छे से लर्न करो बस। एक ही चीज को आपको कई बार शो कर दिया। एक्सपेंसेस हैं, हर एक्सपेंस के लिए सेम एंट्री कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं, क्योंकि सारे मालिक से रिलेटेड है। तो जो दो पॉइंट अलग होते हैं उनकी एंट्री अलग करवाऊंगा। दो कौन कौन से थे, याद है किसी बच्चे को? कौन कौन सी दो आइटम्स अलग होती हैं जिनका ट्रीटमेंट अलग होता है? बेटा अभी टाइम है, अगर आप लोग कुछ पूछना चाहो पूछ सकते हो। अपनी क्लास से रिलेटेड अगर आपने होमवर्क किया है तो उससे रिलेटेड आपको कुछ पूछना है तो आप लोग वो देख सकते हो। ठीक है, आज की क्लास के लिए मैं अभी आप लोगों से इतना ही रख रहा हूँ और कुछ